नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस क्लास में। इस क्लास में हम हमारी जो चैप्टर 16 है, चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ठोसों में बैंड ऊर्जा सिद्धांत। ठोस में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, इस टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है, ठोस में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठोस में ऊर्जा के जो बैंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होता है बैंड, ऊर्जा के बैंड। बैंड का जो सिंपल मीनिंग है वो यही है, पट्टी। ये सिंपल एक जो पट्टी बना दी जाती है इसको बैंड बोलते हैं, है ना। रिस्ट बैंड, हाथों में पहनने वाला बैंड, वो जैसे ये भी एक बैंड है, ठीक है। उसी के नाम का यूज़ किया है इसमें। तो ऊर्जा के भी इस तरह से बैंड्स होते हैं ठोस पदार्थों में। हर ठोस पदार्थ में ऊर्जा के कुछ निश्चित बैंड्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनको अपने काल्पनिक मानस पटल पर उसको चित्रित करने का हम प्रयास करेंगे। क्या है ऊर्जा बैंड, बैंड ऊर्जा सिद्धांत के अंतर्गत। तो हमें एक केमिस्ट्री में हम एक है ना प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो है पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो ट्यूशन जाते हैं केमिस्ट्री की, उसमें इन इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर 1s 2s वो सब चीज़ें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1s 2s 2p, फिर यहाँ पे 3s 3p 3d, ये सब 3d के बाद 4s 4p, यहाँ पे 4d 4f, ऐसा बड़ा हुआ डायग्राम है। इसको मैं पूरा लिखता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें ये क्या है। 5s 5p 5d 5f, इस तरह से। फिर यहाँ पे 6s, इस तरह से चलता रहता है। फिर तुम यूँ करते हो, उंगली का निशान, पहले s में 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये वो कोश है, ये पढ़ रखा है केमिस्ट्री में सब कुछ। 1s 2s, फिर उसके बाद यूँ जाएगा 2p में, फिर उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये जी का निशान कुछ इस तरह से है, थोड़े से पीछे है ये जी का निशान, ये समझ में आएगा इस तरीके से। 2s 2p, फिर उल्टा तीर के निशान होगा। तीर के निशान ऐसे नहीं, तीर के निशान उधर से यूँ आएंगे, इधर से उधर नहीं आएंगे, ये इस तरह से। 1s 2s 2p, उधर से तीर के निशान आते हैं यूँ, फिर 2s में, फिर 2p और 3s में, फिर 3p, फिर उसके बाद 4s में, फिर 3d 4p में। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ये जो पूरा जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन्स को उनके कोशों में और उपकोशों में भरने का, कक्षकों में भरने का, वो पाउलीज के पाउली अपवर्जन सिद्धांत पर आधारित। ये अपन पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, मैं तो बहुत पहले पढ़ लिया। पाउलीज अपवर्जन सिद्धांत,
इसमें जैसे एक उदाहरण लेते हैं सोडियम का, सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन उसका परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम 11 और परमाणु भार इसका होता है 23। ऐसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी तत्व को लिखने का तरीका यही है। उसका प्रतीक सोडियम का Na, उसके नीचे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा जाता है उसका परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस तरह से होता है 1s 2s, कॉमा लगा के लिखते हैं 2p 3s। 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन। s में चूंकि 2 आते हैं, s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबको पता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इसमें एक कक्षक, कक्षक कितना है? 1। ये सारी चीज़ अपन रिकॉल कर रहे हैं, ये अपन को पता है केमिस्ट्री के अनुसार। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। और d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स। और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, 7। और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस आधार पर प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें एक ही कक्षक है। p के अंदर 3 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। तो इसी क्रम में इसको भरा जाता है। जैसे फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर बचता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो 3s में चला जाता है। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें सोडियम में प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। तो हमारा इसका बैंड ऊर्जा सिद्धांत से क्या लेना देना है? बैंड ऊर्जा सिद्धांत या ऊर्जा बैंड सिद्धांत से क्या लेना देना है? तो जो भी ऊर्जा है, ये जो क्या है, ये 1s 2s 2p 3s, ये ऊर्जा के स्तर लेवल्स हैं अलग अलग। जैसे ये लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं, ये ऊर्जा का मान क्या होता है, इसमें बढ़ता जाता है। यानी इस 1s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम है, फिर 2s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा है, फिर इससे 2p6 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा है, फिर 3s में जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्वाधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है इस सोडियम में, सबसे लास्ट वाला। जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। एक उदाहरण और लेते हैं अपन। हमारे पास जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हीं का उदाहरण लेते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का उदाहरण लेते हैं, उसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सबसे पहले सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। परमाणु भार भले पता ना हो चलेगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। 14 नंबर का होता है सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है। अब इसके 14 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को अपन कोशों में भरने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कोश है, पहला 1s, दूसरा है 2s, तीसरा है 2p। उसी ये जो किस क्रम में आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं 1s 2s 2p, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और भी आगे ले सकते हैं, वो तो क्या ये तब तक आगे लिखते जाएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे खत्म नहीं होते। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे वहाँ तक लिखना बंद कर देंगे। हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है पहले कोश में, क्योंकि ये s है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2s इसके अंदर भी 2 होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 6 लिख दिए। कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, बच्चे 4। इसके अंदर 3s के अंदर कितना हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि s के अंदर 2 ही हो सकते हैं। फिर p, ये 3p वाले नंबर पे चलते तो बचे हुए हमारे पास कितने बचे हैं, इसके अंदर भले ही 4 हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो
लास्ट दो ही बचे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 के बाद बचे 2, तो शेष 3p में क्या होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन को ये 4s लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3p के बाद समाप्त होगी बात। अब अपन देखते हैं एक और हमारे जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का देखते हैं, जर्मेनियम में किस तरह से बनेगा। जर्मेनियम काफ़ी Ge ये इसका प्रतीक है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन अपन को करना है, वही 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद में 3d यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 3p के बाद में 3d आना चाहिए था, 4s क्यों आ गया, 4s के बाद में 3d क्यों आया, ये कोई यहाँ पे कोई क्रम ऐसा निश्चित नहीं है, वो ये ऊर्जा के जो क्रम हैं वो इस डायग्राम से निर्धारित होते हैं और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किए गए ऊर्जा के स्तरों के मान हैं, इसी क्रम में आएंगे। उसके बाद में हो जाता है हमारा 3d के बाद में 3d के बाद में 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, यहाँ तक मेरे ख्याल से 32 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। देखते हैं 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 6 2p में 6 आएंगे, ये s है इसलिए s में 2 आएंगे, ये p है इसमें 6 आएंगे, ये s है इसमें 2 आएंगे, ये d है इसमें 10 आएंगे, इसमें ये 6 आएंगे। देखते हैं पहले वो कितने के टोटल, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 10 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, तो 2 ही बचे लास्ट में 32 में से, तो ये अपन इसको 5s बता देते हैं। तो यहाँ पे 4p पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है, 32 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरती है। अब देखो इसमें और ऐसी बात नहीं, ये जो अपन ने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के कोश है ही नहीं, आगे के कोश हैं लेकिन वो खाली, इस डायग्राम के अनुसार हमने भरे हैं। जैसे इसको मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इसमें इसके आगे जस्ट क्या आएगा, 3p आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 3p के बाद 4s आएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ तक 1s 2s 2p 3s, 2p तक तो पूरे भरे हुए, कंप्लीटली फिल्ड है, इनमें से कोई भी बीच में खाली नहीं, लेकिन 3s आधा भरा हुआ है, यानी s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे लेकिन इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये आधा क्या है, खाली है। ये आधा खाली भी है, साथ में इसके बाद के जितने भी होंगे वो सारे क्या हैं, वो सब खाली हैं, वो सारे क्या हैं, खाली, टोटल खाली। इसमें 3p, यहाँ पे 3 चूँकि p है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो ये 3p भी आधे से भी कम खाली है, मतलब ये ऐसे यूँ बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इतने। इसको इस तरह से बना करके अगर हम समझना चाहें, ये डायग्राम है, मैंने इसका p का डायग्राम बनाया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये तीर के निशान इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो यानी कि ये जो p है ये इतना खाली, कितना 2/3 भाग इसका क्या है, खाली है, भरा हुआ कितना है, ये 1/3, 6 में से 2, 6 में से 2 हैं भरे हुए और 4 खाली हैं, तो कितना बटा हुआ है, यानी 1/3 भरा हुआ है और 2/3 खाली है। ठीक है ना, ये सिंपल बात है। और इसके बाद के भी कक्ष क्या हैं, खाली, पर वो हैं खाली हैं, इसका मतलब वो है नहीं, ऐसी बात नहीं, पर वो खाली है। इसी तरह इसके आगे भी है यही बात, यही गणित है, इसके आगे भी कक्षक जो उपकोष हैं SPDF के, वो आगे से आगे खाली है और ये भी खुद भी खाली याद होगा। ये फिर p जो है 2/3 भाग खाली, ये 2p भी 2/3 भाग खाली, ये जो s है, ये 3s, ये आधा खाली है। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिक है, अपन को बैंड्स थ्योरी समझने के लिए अपन को ये चीज़ें समझनी है, इसलिए अपन चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं।
तो ये पाउली के अपवर्तन सिद्धांत के अनुसार इस तरह के ऊर्जा के स्तर परमाणुओं में पाए जाते हैं और उसके बारे में हम इस तरह से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब देखते हैं, ये तो सिर्फ एक अकेले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2 2s2 2p6 3s1। और कभी भी अगर कोई टुकड़ा लेते हैं सोडियम का तो एक अकेला परमाणु तो उसके अंदर होता नहीं है, उसके अंदर लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं। एक छोटा सा क्रिस्टल भी अगर हम लें सोडियम का, एक स्मॉल क्रिस्टल, बिल्कुल इस तरह से छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं, सोडियम का, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें लगभग 10 की घात 22 से 10 की घात 23 10⁻22 एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सोडियम। इतने एटम होते हैं, 10 की घात 22। 10 की घात 22 का क्या मतलब है? 10 के आगे एक के आगे 22 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो गिन लो, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर उसके बाद करोड़ के बाद क्या आता है? अरब 10 अरब खरब 10 खरब, फिर उसके बाद पता नहीं क्या आता है, कितनी कितनी आती है, इसलिए अपन ने 10 की घात 22 ऐसे लिख लिया है, ठीक है ना? इतना उलझना नहीं है अपन को, ठीक है। तो 10 की घात 22 एटम्स हैं। तो ऐसे ऐसे ऊर्जा स्तर खूब सारे होंगे। एक परमाणु के पास ये ऊर्जा स्तर हैं सोडियम के, तो दूसरे परमाणु के पास भी इतने ऊर्जा स्तर होंगे, तीसरे सोडियम परमाणु के पास भी इतने ही ऊर्जा स्तर होंगे। तो हमारी बुक में एक डायग्राम दे रखा है बहुत अच्छा सा, उसको समझते हैं सोडियम परमाणु के लिए। उसमें बता रखा है कि ये जो 1s जो ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी लेवल है 1s, वो एक परमाणु के लिए हम इस एक ऊर्जा स्तर, ये एक ऊर्जा स्तर हो गया, एक लाइन से मैं व्यक्त कर रहा हूँ, एक ऊर्जा स्तर हो गया 1 एटम, 1 एक परमाणु की अगर बात करता हूँ तो ये एक परमाणु के लिए बनाया है। अगर मेरे पास 2 सोडियम के परमाणु हैं, ये अपन सोडियम के लिए करते हैं, वो जो डायग्राम बना हुआ बुक में पेज नंबर 374 पे 374 पे ये डायग्राम है सोडियम 11 इसके लिए। तो वो एक परमाणु के लिए अगर अपन बनाते हैं तो एक ऊर्जा स्तर, तो अगर दूसरा 2 परमाणु होंगे तो 2 परमाणुओं के लिए और असंख्य परमाणु हो, n परमाणु हो, ये है 2 एटम, अभी अपन समझेंगे अपन क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा ऐसा लगेगा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं n एटम, n एटम्स, ऐसे खूब सारे परमाणु हो जाएंगे तो 1s खूब सारे होंगे, जितने परमाणु होंगे उतने ही उनके अंदर 1s कोश होगा और उनके स्तर होंगे, ठीक। तो वो सारे जो स्तर हैं, जब एक अकेला परमाणु होता है तो ये एक अकेला स्तर है, जब 2 परमाणु होते हैं तो दोनों परमाणुओं के s लेवल के स्तर एक दूसरे के नजदीक आकर के इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर 3 परमाणु होते हैं तो तीनों परमाणुओं के s यानी 1s जो ऊर्जा लेवल है वो तीनों इस तरह से 1 2 3 इस तरह से एक दूसरे के पास आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर हमारे पास 4 परमाणु होंगे तो 4 ऊर्जा, चारों ऊर्जा स्तर 1s वाले इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। समझ आई बात? और इस
तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी तरह अगर अपन दूसरा देखते हैं, इसमें 2s जो ऊर्जा स्तर है एक ही होगा एक परमाणु में, लेकिन जब दो परमाणु साथ साथ होंगे तो उनके लिए बहुत ही नजदीक नजदीक दो ऊर्जा स्तर होंगे। इन दोनों ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होगा। ये ऊर्जा स्तर है और ये दो ऊर्जा स्तर है, जैसे बहुत पास पास आ गए, लेकिन इनके बीच में जो गैप है, ऊर्जा का जो अंतर है वो बहुत ही कम होगा। कितना कम होगा? ये लगभग लगभग इनके बीच के जो ऊर्जा स्तर का जो गैप है वो उतना ही कम होगा जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पता है कि हमारे पास एक सोडियम क्रिस्टल में 10⁻22 एटम्स हैं। तो इन सारे एटम्स के में जो ऊर्जा स्तर होंगे सबके जो सम्मिलित होंगे, उन सब ऊर्जा स्तरों में से यानी दो ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा वो 10⁻−22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। -10⁻−22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ऊर्जा का उनके मध्य अंतर पाया जाएगा। यानी ये बहुत कम अंतर है, मतलब अपन लेवल्स ना मान करके, इनको स्तर ना मान करके, इसीलिए इनको हम बैंड कह देते हैं। बैंड का मतलब है पट्टी। तो अगर ये ऊर्जा स्तर को अलग अलग स्तर ना बना करके मैं इस तरह से पट्टी बना दूंगी, ये ऊर्जाओं की पूरी एक पट्टी है, बिल्कुल नजदीक नजदीक ऊर्जा के स्तर हैं। तो इस तरह से ये ब्लैक पट्टी के रूप में ये इस तरह से ये पूरा मैंने डार्क कर दिया इसको, ये पूरा जैसे मैंने स्केच से कलर भर दिया थोड़ी सी, ये पूरी टोटल डार्क पट्टी है। तरह से अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको बैंड बोलेंगे। ये भी बैंड पट्टी, इस तरह से पट्टी बन गई। यानी इसके सारे ऊर्जा स्तर, कई बहुत सारे एन परमाणु मिलकर के जब सम्मिलित रूप से इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर अब ऊर्जा स्तर नहीं रहते, वो सारे ऊर्जा स्तर मिलकर के एक ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। ऐसी मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो यहाँ पर ये दो परमाणुओं के लिए ऊर्जा स्तर बना, इस तरह से 3 के लिए बनेगा। जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो इतने ज़्यादा ऊर्जा स्तर हो जाएंगे तो अब उनमें भिन्नता करना मुश्किल हो जाएगी कि कौन सा ऊर्जा स्तर कहाँ खत्म होता है, फिर कौन सा दूसरा ऊर्जा स्तर कहाँ शुरू होता है। इस चीज़ का अंतर लगाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें कितने परमाणु हैं? 10⁻22 परमाणु हैं, तो अंतर लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हम उसको कह देते हैं कि वो पूरा पूरा क्या है? ऊर्जा बैंड। ये बात ऊर्जा बैंड क्या है? तो ऊर्जा बैंड दरअसल ऊर्जा के स्तर ही हैं। ऊर्जा के जो स्तर लेवल्स हैं उन्हीं को जब सम्मिलित रूप में सारे ढेर सारे परमाणुओं के लिए जब उनको हम पिक्चराइज करते हैं हमारे माइंड में, तब उनको हम ऊर्जा के बैंड बोलते हैं। और दरअसल वास्तव में ऊर्जा के बैंड ही होते हैं, ऊर्जा के स्तर उपस्थित नहीं होता। अगर कोई इंडिविजुअल परमाणु होता है तो ऊर्जा के स्तर उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर परमाणु सब क्या होते हैं? एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, खूब सारे परमाणु एक साथ होते हैं और वहाँ पर ऊर्जा के बैंड पाए जाते हैं उनके सबके सम्मिलित रूप में। इसी तरह 1s जब अकेला परमाणु है उसके लिए ऊर्जा के स्तर होगा, 2 परमाणु हो जाए तो 2 स्तर होंगे, 3 हो जाए तो 3 होंगे, और n हो जाए तो इसके लिए भी इसी तरह ढेर सारे परमाणु के स्तर बहुत पास पास होंगे। तो इसके लिए भी अपन बोलेंगे कि ये क्या हो गया? बैंड बन गया है। ये भी क्या है? इस तरह से मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये बैंड, ऊर्जा बैंड, इसका बैंड ऊर्जा का एक पूरा बैंड है। ठीक है, अब आता है हमारा 2p। ठीक है, 2p में अगर एक परमाणु है तो इस 2p का ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, और 2 परमाणु हैं तो 2 ऊर्जा स्तर होंगे, और अगर n परमाणु है तो इसी तरह से हमारे पास इस तरह से पूरी पट्टी होगी।
पूरा भरा हुआ है इसको इस तरह से मान के चलें, ये पूरा भरा हुआ है, मैं पूरा भरा देता हूँ इसको, ये पूरा दार कहीं भी खाली नहीं छोड़ा। इसी तरह इसको भी पूरा भर देते हैं, इसको भी कहीं से कहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल डार्क ऊर्जा बैंड। तो ये हमारा ऊर्जा बैंड। अब जो लास्ट वाला है हमारे पास, हमारा जो 3s है, सोडियम के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? 3s। और उसकी विशेषता है कि वो आधा खाली होता है। आधा क्या होता है? खाली होता है। देखो कैसे बनाएंगे 3s, एक ही ऊर्जा स्तर एक परमाणु के लिए। जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो वो दो ऊर्जा स्तर आस पास में आ जाएंगे, और जब ढेर सारे परमाणु आ जाते हैं तो ये ऊर्जा स्तर वही बैंड के रूप में बनेंगे। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये आधा खाली है, तो ध्यान रखिए, इस आधे खाली होने के कारण मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। ये जो बैंड है, क्योंकि देखो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बैंड भी क्या होगा? पूरा भरा हुआ होगा। यानी इस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, खाली जगह है ही नहीं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला बैंड, ये पूरे सोडियम के क्रिस्टल में ये वाला पूरा बैंड क्या होगा? भरा हुआ होगा। लेकिन 3s वाला जो बैंड है, 3s ऊर्जा स्तरों से बन करके जो 3s ऊर्जा स्तरों से मिल करके जो बनेगा वो आधा खाली होगा। मान लो एक परमाणु की यदि बात करते हैं तो इस ऊर्जा स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कोश आधा खाली होता है, उपकोश। 2 परमाणु के लिए बात करें, 2 परमाणु के लिए मतलब क्या है कि 2 3s कितने होंगे? 2 होंगे। 2 होंगे इट मीन्स यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, लेकिन 2 परमाणु ही हैं, लेकिन इस वजह से तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 जगह खाली होगी। देखो यहाँ पे 3s 1 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में, इसके 1s में, ये जो 1s है, इस 1s में एक परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे और ये पूरी तरह से भरा हुआ होगा। 2 परमाणुओं की बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पूरी तरह से भरा हुआ होगा। n परमाणुओं की बात करें तो यहाँ पर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। एक परमाणु में 2 हैं तो यहाँ पे n परमाणु में 2n इलेक्ट्रॉन होंगे और ये पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये आधा खाली होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। यहाँ पर 4 होने चाहिए थे जो 2 ही होंगे। यहाँ पर 2n होने चाहिए थे पर होंगे कितने? सिर्फ n ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए अपन इसको आधा भरा हुआ बनाएंगे। आधा ये खाली, ऊपर से ऊपर वाला खाली रहेगा, कि ऊर्जा स्तर में अपन यूं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला खाली रहेगा और नीचे वाला भरा हुआ। ये नीचे वाला अपन इसको इस तरह से मैंने डिजाइन दे दी बनाने के लिए। तो हमारा जो 3s है, इसमें एक विशेष क्वालिटी आ गई कि ये जो 3s के संयोग से, ढेर सारे सोडियम परमाणुओं के 3s उपकोष के संयोग से जो बैंड बना है, उस वो बैंड आधा भरा हुआ है और आधा क्या है? खाली। यहीं पे हमारी ये जो बैंड थ्योरी है वो शुरू होती है। अब ये तो, अब ये नीचे सारे भरे हुए हैं, 1s भरा हुआ है बैंड, 2s भरा हुआ है, 2p भरा हुआ है और 3s आधा भरा हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये थ्रेड यहां तक, यहां तक भी नहीं, इसको छोड़ दूंगा। तो इसकी इतनी की बात कर लेते हैं अपन। ये जो है, ये जो स्तर है, ये वाला नहीं, इसके नीचे वाले पोर्शन, इसके नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वो सारे कहलाते हैं संयोजकता बैंड। ये सारे क्या कहलाएंगे? संयोजकता बैंड। और मोस्टली ये सारे नहीं कहलाते हैं, मोस्टली ये जो इतना सा ये जो पोर्शन है ना, इसी को संयोजकता बैंड कहते हैं। ये ध्यान रखना, संयोजकता क्यों कहते हैं?
क्योंकि संयोग करने की क्षमता रखने वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें है। तुम पाओगे कि सोडियम की जब किसी भी अन्य पदार्थ से रिएक्शन कराई जाती है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इस उपकोष को ही संयोजकता कोष बोलते हैं। पढ़ा ना, NaCl में एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन चला जाता है? 3s वाला, याद है? 3s वाला चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजकता कोष, संयोजकता उपकोष या कोष बोलो, संयोजकता कक्षक बोलो, या इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोग करता है, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन संयोग नहीं करते क्योंकि ये कॉम्पैक्ट हैं, भरे हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की इनमें अधूरापन नहीं है, कंप्लीटनेस है। सारे उपकोष अगर भरे हुए होते हैं तो वो क्रिया नहीं करते हैं, ये अपन जानते हैं। अक्रिय गैसों की यही तो विशेषता है कि उनके बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से भरे रहते हैं, उनमें जगह ही नहीं है, ना तो वो देना चाहते हैं ना वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 3s वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है 3s पे ये संयोग कर सकता है। फिर यहाँ पर ये अक्रिय गैस का विन्यास है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्रिय गैस का विन्यास धारण कर लेता है, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन ये नहीं होता। तो ये जो बैंड है, आधा बैंड, ये बैंड कहलाता है संयोजकता बैंड। और इसके ऊपर का जितना भी बचा, एक तो ये बचा, और क्योंकि इसके ऊपर ये भी होते हैं, ये खत्म थोड़ी हो गई, इसके ऊपर आएगा 2s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद में 4s आएगा, 4s के बाद में 3d आएगा। वो सारे कोष के पड़े हैं, खाली पड़े हैं, तो उनके जो बैंड, ऊर्जा स्तर जो बैंड बनाएंगे वो सारे क्या होंगे? खाली। और वो सब मिलकर के यहाँ से लेके यहाँ तक वो सब मिलकर के चालकता बैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालन बैंड, चालन बैंड कहते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई भी धातु या कोई और दूसरा पदार्थ, कोई भी जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी पदार्थ हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक जो उनका ढांचा होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसमें 2 प्रकार के बैंड होते हैं। एक तो वे बैंड जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, और दूसरे वो जो आधे भरे हुए हैं और आधे खाली हैं। तो जो आधे भरे हुए और जो आधे खाली बैंड हैं, उसमें जो भरा हुआ जो हिस्सा है वो तो कहलाता है उसका संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, मान लो मैं ये एक बैंड बना रहा हूं यहाँ पे, इसमें से ये नीचे वाला हिस्सा भरा हुआ है, तो ये कहलाता है, ये जो हिस्सा है भरा हुआ, ये कहलाता है संयोजकता बैंड। और उसका जो खाली हिस्सा होता है वो कहलाता है उसका चालन बैंड। ये इसका चालन बैंड। 2 प्रकार के बैंड हो गए एक तरह से, मतलब इस उसके बाह्यतम जो बैंड है किसी पदार्थ का वो 2 भागों में बटा रहता है, एक तो खाली वाला हिस्सा चालन बैंड और एक जो भरा हुआ हिस्सा उसका संयोजकता बैंड। तो इस आधार पर, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं? जिसमें से पहला जो प्रकार का पदार्थ है वो है चालक। दूसरा हम लेंगे कुचालक। और तीसरा है अर्धचालक। इन तीनों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम समझाएंगे। चालक और कुचालक तो तुम्हें समझ में आता है। चालक वो जो विद्युत का चालन करते हैं, कुचालक वो जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। ये अर्धचालक हमारे लिए नया है। ये अर्धचालक का मतलब है कि वे पदार्थ
जो सामान्य ताप पर तो ऊर्जा विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ कर देते हैं। चालक में सारी धातुएं, चालक पदार्थों में वे सारे पदार्थ आते हैं जो धातु प्रकृति के होते हैं, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, ये सारी चीज़ें चालक में आती है। कुचालक पदार्थों में वे सारी चीज़ें आती हैं जो जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर वगैरह, ये कुचालकों में आते हैं। और अर्धचालकों में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ आते हैं जो तुम्हारे इस आवर्त सारणी में तुम्हें मिलेंगे। ये हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये दो पदार्थ मुख्य जैसे तत्व के रूप में, कुछ है ना इसमें कंपाउंड भी हैं, जैसे हैं इंडियम, जैसे इंडियम और एंटीमनी, Sb एंटीमनी, इन दोनों के संयोग से एक है ना पदार्थ यौगिक बनता है, वो भी एक है ना अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। और एक है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, ये गैलियम पदार्थ तत्व और ये आर्सेनाइड, इन दोनों के संयोग से जो पदार्थ बनेगा उसका। तो ये जो कुछ मैंने पदार्थ लिखे हैं ये अर्धचालक के रूप में होते हैं। ये अर्धचालक जो होता है सामान्य ताप पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये कुचालक की भांति होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सुचालक या चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं। कुचालक ये कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करेगा, चालक ये हमेशा धारा का प्रवाह करेगा। तो इसको बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाने के लिए अपन देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये ऊपर वाला होगा चालन बैंड, नीचे वाला होगा संयोजकता बैंड, ठीक है। तो हम चालन का मतलब है कंडक्शन, C से डिनोट करेंगे चालन बैंड को, और संयोजकता बैंड का मतलब है वैलेंस बैंड, V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो चालन और संयोजकता बैंड है चालक के अंदर, इस तरह से होते हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा संयोजकता बैंड है, इस संयोजकता बैंड का जो अधिकतम ऊर्जा स्तर ये वाला है, इसको हम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड EV से डिनोट करेंगे, और ऊपर से ये हमारा संयोजकता बैंड है। और जो ये हमारा चालन बैंड है, इस चालन बैंड के न्यूनतम ऊर्जा स्तर जो कि यही होगा, इसी पर होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसको हम व्यक्त करेंगे EC से, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से अति व्यापित हैं। और अगर ऐसा है तो अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं तो क्योंकि संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का ऊर्जा का अंतराल इसमें नहीं है, आसानी से संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे, और जैसे ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं ये विद्युत धारा का संचालन शुरू कर देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये बात समझ लें कि कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह तभी कर सकता है जब उसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। इस वाले चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, ये उपस्थिति कहाँ से देंगे इलेक्ट्रॉन, संयोजक। जब इसी संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाएंगे तो ये विद्युत का संचालन या विद्युत धारा का प्रवाह करना आरंभ कर देगा। जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर संयोजकता बैंड में है तो संयोजकता बैंड तो फिक्स है, भरा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने के लिए इनको किस में जाना पड़ेगा? चालन बैंड में। और चालन बैंड में जाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये चालक है तो वो जो आवश्यक ऊर्जा का जो आवश्यक जो ऊर्जा है वो यहाँ पर नगण्य है। यूँ कहें कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए। वो मुक्त रूप से अपने आप ही चले जाएंगे। इतनी ऊर्जा उनके पास खुद ही है कि वो इस संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है। और वो जो गैप होता है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहां पर इसको व्यक्त करते हैं Eg से, ऑर्बिटल एनर्जी गैप। Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई गैप नहीं, यानी कि उचित न्यूनतम स्तर चालन बैंड का न्यूनतम स्तर और संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर, संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर और चालन बैंड का निम्नतम स्तर दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए EC माइनस EV इज इक्वल टू क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हुए चलेंगे। ठीक, यानी कि ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालकों के लिए क्या होता है? शून्य। और ये शून्य होने के कारण ही कोई ऊर्जा अंतराल शून्य है, यानी कि और कोई ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है इन इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में पहुंचाने के लिए। ये स्वतः ही सामान्य ताप पर ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन अपने आप ही चालन बैंड में पहुंच जाएंगे और विद्युत धारा का संचालन करने लगेंगे। अब देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड में कितना गैप होता है वो देखते हैं। ऐसा कैसा डायग्राम अगर कुचालक के लिए बनाएं तो देखो, ये कुचालक। अब इसमें जो बैंड होता है संयोजकता बैंड, या संयोजकता बैंड बना दिया है, ये नीचे और भी हो सकता है, अपन सिर्फ समझ में देखता है। और यहाँ पर ये बनाया चालन बैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है चालन बैंड। इसके ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये है संयोजकता बैंड। और ये है EV, संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और यहाँ पर ये है EC, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा। ये इसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, ये इसका उच्चतम ऊर्जा स्तर है। और यही चाहिए, चालन बैंड का हमको न्यूनतम चाहिए और संयोजकता बैंड का हमको उच्चतम चाहिए। तो अब ये दोनों, संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर और चालन बैंड का न्यूनतम स्तर, ये एक दूसरे से क्या है? काफी दूर है। यानी इन दोनों के बीच में ऊर्जा का कुछ अंतराल है, कुछ ज्यादा ही ऊर्जा का क्या है? गैप है। यहाँ पर ये गैप नहीं था, शून्य था। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल एनर्जी गैप क्या था? शून्य। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये शब्द लेते हैं हिंदी में, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको प्रदर्शित करते हैं EG से। ये जो है, ये जो होता है EC माइनस EV, इनका अंतर। देखो, ऊर्जा को अपन इस अक्ष y अक्ष के ऊपर बढ़ता हुआ ले रहे हैं। यहाँ पर ऊर्जा बढ़ती बढ़ती इस तरह से यहाँ पर EC की वैल्यू और EV की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तो इन दोनों बीच का अंतर निकालने के लिए EC में से EV को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है, इसलिए मैं 3 से 7 लिखता हूँ। किसी पदार्थ के लिए 3 वोल्ट होती है, किसी के लिए 4 वोल्ट, किसी के लिए 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, तो वो होती है। तो 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका
फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। अब यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होते, चालन बैंड में तो होते नहीं। तो अब इसको विद्युत का संचालन करने के लिए यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा चालन में, और उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने बड़े ऊर्जा अंतराल को पूरा करना पड़ेगा। ऊर्जा अंतराल को पूरा करना मतलब उतनी ऊर्जा ग्रहण करना, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो कि ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इस तरह की ऊर्जा को अपन उत्पन्न ही नहीं कर सकते, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर ही ये ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सामान्य ताप जो हमारे पृथ्वी पर यहाँ पर जो जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं वहाँ पर ये ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिल पाना संभव नहीं है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन कभी भी चालन बैंड में पहुँच नहीं पाते हैं हमारे सामान्य ताप की अवस्था में, ठीक है। इस कारण ये कभी विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, धारा का संचालन नहीं करते, ठीक। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब अपन तीसरे तरह के हमारे पदार्थ के ऊपर चलते हैं, जो है अर्धचालक। अर्धचालक किस तरह के होते हैं वो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि सही तरीके से अपन को लगभग बराबर को बताने के लिए इस तरह के चिन्ह यूज किए जाते हैं। अब आते हैं अपन अर्धचालक। अर्धचालक जो कि अपन देख चुके हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है और इंडियम InSb, ये सब हमारे अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो अर्धचालकों में भी वही बैंड तो होते ही, ये चालन बैंड और संयोजकता बैंड, ये संयोजकता बैंड है। और ये जो है चालन बैंड। इन दोनों के बीच में कुछ गैप है जिसको अपन बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वो थोड़ा उसमें दिख रहा होगा, इस कुचालक की अपेक्षा थोड़ा कम है और इस चालक की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। यानी कि ये जो अर्धचालक है, चालक और कुचालक के बीच की अवस्था है, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg, ये यहाँ पर होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 या 1 से कम भी हो सकता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन मान के चलते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग होगा, इसकी एक सारणी है, बुक में दे रखी है, पेज नंबर 307 पर देख सकते हो कि सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, जर्मेनियम के लिए क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए क्या है, और चीज़ें मेनली अपन को सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए याद रखना क्या होता है। तो ये एनर्जी गैप बहुत कम है। अब जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर संयुक्ता बैंड में, संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो सामान्य ताप पर तो ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुँच जाएगा, और जैसे ही चालन बैंड में पहुँच जाएगा तो ये विद्युत धारा का संचालन करने लगेगा। तो बैंड थ्योरी के आधार पर इस तरह से पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, चालन, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन के लिए Eg, फॉरबिडन एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू होती है, Ge के लिए Eg की वैल्यू होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप की, वो होती है
0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगभग तो दोनों के दोनों 1 के आसपास हैं। ये 1.17 नहीं है, ये 2, 1.12, तो लगभग इसको 1.1 लेते हैं अपन, और ये होगी, तो दोनों ये 1.1 भी 1 के नज़दीक है, ये 0.7 भी लगभग 1 के नज़दीक है। तो इसलिए अपन ने एवरेज वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के अपन ने यहाँ पे लिख दिया है।